अच्छा, तो तो एक तो चलिए। मैं यूएसपी जानना चाहती थी इसका। और दूसरी चीज जो मैंने सुना है, इनफैक्ट आपका एक कोर्स है अबाउट द वेरी बेसिक्स ऑफ पामिस्ट्री ऑन योर प्लेटफॉर्म, तो वो मैंने लिया हुआ है, वो मैंने करा भी था। तो मेरा इसमें एक ये भी क्वेश्चन था कि आपने बोला कि हमारी हाथ की लाइंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो अगर आप किसी के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो फिर वो प्रिडिक्शन कैसे वैलिड होगी अगर 6 महीने या 1 ईयर डाउन द लाइंस हमारी हाथ की लाइंस ही चेंज हो जाएं? तो इसमें कैसे ये होता है, ये भी एक क्वेश्चन था मेरा। तो चलिए, आज का सेशन आपके इन दोनों ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे से बोला कि लाइंस चेंज हो जाती हैं, इस हम कैसे करेंगे, इसकी वैलिडिटी को कैसे करेंगे, और एक और क्वेश्चन आपका था कि यूएसपी क्या है? यूएसपी के। तो सबसे पहले, क्योंकि आप सब लोग ऑकल्ट के स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिशनर्स हो, और आप लोग लगातार इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजी की कुछ स्ट्रेंथ है, न्यूमरोलॉजी की भी है, ग्राफोलॉजी की भी है, डिफरेंट वेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको ऐसा लगता है कि इन सब वो सारी चीजों में आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तब पामिस्ट्री स्टेप इन करती है, स्पेशली इन दी केसेस ऑफ ट्रिपलेट्स, और जो क्या बोलते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं उनके केसेस में। कई बार आपको ऐसा लगता है कि एक ही बच्चा एक ही सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, पर अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। तब आप देखते हैं कि पामिस्ट्री आपकी बहुत 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 हेल्प करती है। जैसे कि हाँ, मेरे पास एक केस आया था जिसमें ट्रिपलेट्स थे, और ट्रिपलेट्स जो सारे ट्रिपलेट्स थे वो मुश्किल से 1-1.5 मिनट के आगे पीछे उनका जन्म हुआ था। अगर आप रघुनंदनी नाड़ी से देखते हैं तो सबकी ऑलमोस्ट सेम ही आपको कुंडली बन के मिलेगी, आप सेम प्रिडिक्शन दोगे, पर उनका लाइफ, तीनों की ही लाइफ अलग अलग थी। रीजन क्या था? तीनों के हैंड स्ट्रक्चर बिल्कुल different, हैंड स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, और वो हमें आराम से बता रहे थे कि क्यों पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में ऐसी चीज हो रही है, क्योंकि उसका बेसिक नेचर, बेसिक बिहेवियर उनकी शेप ऑफ हैंड से आ रहा था, जो कि तीनों का डिफरेंट। यही इसकी यूएसपी है। इसके लिए आपको कोई टूल नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कुछ सामने गणित नहीं बनानी है, हाथ होना चाहिए सामने, आप अच्छी सनलाइट या अच्छी लाइट होनी चाहिए, एंड यू कैन सी एनीथिंग। कोई टूल नहीं चाहिए आपको इनिशियली। एक स्केल या छोटी चीज चाहिए होगी, पर ओवर द टाइम आपको ऐसा लगेगा कि उस टूल की भी जरूरत नहीं। ये दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी यूएसपी है पामिस्ट्री की। आप कहीं भी कभी भी, आप, अगर मैं टैरो करती हूँ, अगर मेरे से कोई कहे टैरो रीडिंग कर दो, तो मुझे टैरो चाहिए, मेरे पास टैरो नहीं है तो आई एम हेल्पलेस। आपको कुंडली एनालाइज करनी है, आपका कंप्यूटर नहीं है, आपका लैपटॉप आपके साथ नहीं है, समटाइम्स आपको चैलेंजेस आते हैं, पर पामिस्ट्री में इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं होती। मैम बहुत एक और सारा। क्वेश्चन है मैम। जैसे हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी नहीं बट बीएनएन और नाड़ी हर जगह, सपोजिंग एक हम क्वेश्चन लेते हैं जैसे मैरिज का, तो उसमें हमें मैरिज का योग दिखता है। अब अगर इंसान शादी ना करना चाहे तो वो योग 100 निकल जाए, शादी नहीं होएगी। तो जब ये जो हमारी हाथ की लाइनें हैं, क्या ये हमें बता सकती हैं कि वो हम करेंगे, क्योंकि ये हमारे कर्मों पर बेस्ड होंगी, राइट? देखिए, आप सारे क्वेश्चन वही पूछ रही हैं, चलिए वन बाय वन चलते हैं। पहले, इसके बाद इससे जो पहले सेकंड क्वेश्चन आपका था कि इसकी वैलिडेशन कब तक रहेगी, वैलिडिटी कब तक रहेगी, क्योंकि लाइंस चेंज होती हैं। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि यस, हमारे पामिस्ट्री में, हमारे पाम में हमारी लाइंस चेंज होती हैं, और इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। इसी लॉजिक से बात अगर करते हैं, तो हमारा हाथ जो है, आपने देखा ना, हाथ के ये पॉइंट्स दबाओ, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस हाथ से ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक नर्व्स का सिस्टम है जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। आप लोग ग्राफोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, यू अंडरस्टैंड वेल कि कैसे हैंड राइटिंग आपकी ब्रेन राइटिंग की तरह काम। तो डेफिनेटली, जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, जैसे जैसे चीजों के प्रति आपका नजरिया बदलता है, उसका इंप्रेशन आपके हाथ पे आता है, और उसकी वजह से आपकी हाथ की लाइनें चेंज हो जाती हैं। आपका ब्रेन, आपका नजरिया क्यों बदलता है? सर्कमस्टेंसेस की वजह से बदलता है, क्योंकि आप किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में चले जाते हो, आपके आसपास की रिलेशनशिप थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, या आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वैसा आपके साथ नहीं हो रहा होता है, या आपका प्रॉपर एफर्ट नहीं जा रहा होता है, किसी भी वजह से आपका थॉट प्रोसेस बदल सकता है। उस थॉट प्रोसेस बदलने का इंप्रेशन आपके हाथ पे दिखाई देता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी लाइनें बदल गई। जब भी हम
हाथ देख कर प्रिडिक्शन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, क्योंकि जो लाइनें चेंज होंगी बिल्कुल चेंज होंगी, और जैसे जैसे चेंज होंगी उसका इंप्रेशन आपकी लाइफ पे, तो हम 1 ईयर की वैलिडिटी लेके चलते हैं। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको मेजर 3-4 लाइनें अपने हाथ में ये जो दिखाई देती हैं ये नहीं चेंज होती, इनके आसपास छोटी छोटी सपोर्टिव लाइन है जिन्हें आपको माइन्यूटली रीड करना, जिसका इंप्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आता है। पर ऐसा नहीं होता कि किसी की अगर एक लाइफ लाइन बहुत ही शार्प और अच्छी सी बनी हुई है तो सडनली उसमें एक्सीडेंट का योग, ऐसा नहीं होता है ना। एक्सीडेंट का योग आना होगा तो उसको दूसरी लाइनों पर आपको दिखाई देगा, वो पहले से ही उसके इंप्रेशन दिखाई देंगे। पर ऐसा हो सकता है कि सिवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट पहले कम था अब थोड़ा ज्यादा हो जाए, ऐसा इंप्रेशन आपको जरूर दिखाई दे सकता है। तो मेजर लाइन में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, पर बहुत सारी नई लाइंस बनती हैं, बहुत सारी पुरानी लाइंस डिलीट भी हो जाती हैं। तो बेस तो इसलिए हम केमिस्ट्री में जब भी हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो हम उसको वैलिडिटी कहते हैं, कि ये 1 ईयर तक वैलिड है, इसके बाद हम इसको रिव्यू करें, है ना, ऐसा ही हम कह के चलते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आया, आपने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि एक इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है तो हाथ में क्या हो। हाथ में भी पॉसिबिलिटी ही दिखाई देगी, क्योंकि आप भगवान ने ये शरीर कर्म प्रधान बनाकर भेजा है। वो आपके लिए एक सुटेबल समय बनाकर देगा, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो उस इवेंट के का होना ना होना आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ही दिखाई देगी। पर हाँ, क्योंकि अब आप लोग बहुत सारी वैरायटी जानते हो, बहुत सारे ऑकल्ट फील्ड्स में हो, तो अगर एस्ट्रोलॉजी में भी दिखाई देता है, न्यूमरोलॉजी में भी अब वो समय आ जाता है, पामिस्ट्री भी उस चीज को सेकंड करती है, तो फिर अब आपके लिए एज अ एज अ कंसल्टेंट आपके लिए कितना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है ना, कि तीन तीन चीजों में एक ही चीज दिखाई दे रही, तो ये इवेंट तो अब तक हो ही जाएगा। पर इसका तो ये बिल्कुल मतलब है ही नहीं कि मेरी शादी का योग बन गया पर मैं घर पे आराम से बेड पे लेटी हुई हूँ, कि कोई तो आएगा राजकुमार तो शादी कर ही ली जाएगी, तो राजकुमार को ढूंढने तो निकलना ही पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। सो इसमें भी पॉसिबिलिटी दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, टाइम पीरियड दिखाई देता है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट दिखाई देता है, अब होना ना होना बिल्कुल कर्म है। भगवान ने यही बोला है कि आप अपनी डेस्टिनी सिर्फ कर्मों के आधार पर ही बदल सकते हो, और पामिस्ट्री में भी ये इक्वली ट्रू है। और एक ये ऐसी साइंस है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कब चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, चीजों का करेक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो हाथ को देखकर हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और फिर चाहे हम दूसरे ही साइंस से क्यों ना प्रिडिक्शन करें, वो प्रिडिक्शन करना हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ जी, आप अगर कैमरा ऑन करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, हमें गुड थोड़ा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड। मेरा नाम कुहू है और मैं काफ़ी सालों से, पिछले 12 सालों से रेकी क्रिस्टल्स ये प्रैक्टिस करती हूँ, और पिछले 2 सालों से सर से बहुत कुछ सीखा है एस्ट्रोलॉजी में, वो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि व्हाट एज कैन आई गेट, अगर मैं पामिस्ट्री सीखती हूँ और वो प्रैक्टिस करती हूँ, व्हाट एज कैन आई गेट विद ऑलरेडी आई एम प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, तो क्या हमको एज मिलेगा? दूसरा सवाल ये है कि पामिस्ट्री में मुझे बिल्कुल, आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर एट ऑल, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस या नेचर एनालिसिस से क्या क्या चीजें हम पामिस्ट्री में हम कर सकते हैं? जैसे एस्ट्रोलॉजी में मुझे पता है कि भाई जो भी है हम सब कुछ देख सकते हैं, तो पामिस्ट्री में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हिस्ट्री में भी आप सब कुछ देख सकते हो जो आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में देख सकते हो, वो भी सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैंने पामिस्ट्री को ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके नेचर को बहुत अच्छे तरीके से बताता है, पर पामिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया वो न्यूमरोलॉजी से भी अच्छा आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर पैटर्न्स को, आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी को, आप कैसी पेरेंटिंग करेंगे, आप कैसा ऑफिस में परफॉर्म करेंगे, आप किस टाइप ऑफ जॉब के लिए सुटेबल है, आपकी चॉइसेस कैसी होंगी लाइफ में, इन सब के बारे में पामिस्ट्री बहुत 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 बेटर तरीके से बता सकती है। तो यही इसकी एज है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब आप बहुत सारी साइंसेस ऐसे हेल्पलेस फील करती हैं, उस जगह पर पामिस्ट्री स्टेप इन करती है और आपको हेल्प करती है।
इसके लिए आपको एक और एज ये भी है कि इसके लिए आपको कोई टूल नहीं चाहिए, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। सो दीज आर दी यूएसपीज आई तो फील, एंड प्रिडिक्शंस दीज में आर, हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक आप जैसे हम प्रिडिक्शन में एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं वैसे सारे बिल्कुल कर प्रिडिक्शंस हम इसमें सारे करते हैं? प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप बच्चों की कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उनका करियर कैसा जाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी शादी कब होगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजें जो है वो सारी। पर हाँ, इसमें ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मेरी एक्स लौट के आएगी कि नहीं आएगी, वो आज मुझे फोन करेगी या नहीं करेगी, ऐसे वाले प्रिडिक्शंस नहीं हो पाएंगे। उसके लिए शायद टैरो थोड़ा ज्यादा सुटेबल टूल हो हाँ, सकता वो है। तो टैरो ही बेस्ट रहता है। ठीक है ना, और तो एक और सवाल मैम ये है कि हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज टू थॉरोली अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस दिस साइंस, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें तो वो तो इतना समुद्र है कि उसमें आप करते जाओ, इट कम ही है। तो न्यूमरोलॉजी इज अ लाइक इज अ डेफिनेटिव साइंस कि हाँ हमने ये सब समझ लिया, अब हम उसमें एक्सपर्टीज ला सकते हैं। तो उस सेंस में पामिस्ट्री किस वो किस उस पे लेवल पे आप मानेंगे? मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि केमिस्ट्री भी बाकी साइंसेस की तरह एक साइंस और आर्ट दोनों ही है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप समझते हैं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही आप प्रिडिक्शन करते हैं। द सेम वे आपको केमिस्ट्री में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने होते हैं, समझने होते हैं। बस क्योंकि पाम हमारे एक छोटा सा एरिया है, इसलिए लोग इसमें थोड़ा सा डरते हैं कि हमें समझ आया, कहीं निकल गया कि नहीं, कहीं हम नहीं देख पाए कि तो लेकिन बिल्कुल भी वैसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको इसमें बताने होते हैं। और सिंस यू ऑल आर एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स, तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज मैं हमेशा सिर्फ पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, पर अब आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एस्ट्रोलॉजी स्किल्स को भी थोड़ा शार्पन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पामिस्ट्री भी आपके लिए उतनी ही ईजियर है। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, थैंक्स। यस, कुछ लोग रह गए हैं, जो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें या कुछ क्वेश्चन है तो इस पर ही बात कर लेते हैं। Ma'am, I have just couple of यस, questions, though I will be doing the course. ओके। My thing is like we'll get a notes on the or we'll have to keep writing when you are See, going to the as class. you are my old student, you know I always make every student write. So this time also I will make you write. In the Oh, meantime, okay. my book DIY Palmistry is under the process. By the time your course will end, that will come in, and I will definitely, you can always buy that. Thank you, ma'am. Ma'am, what are the days for the course? Days and timings? Timings will remain same, 11 a.m. These are Friday and Mondays. मैम One इवनिंग and a में ट्राई half कर। hour or 2 hours, ma'am? 1.5 hours, सिंस ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा बोरिंग बोरिंग हो जाएगा ना, तो बहुत लंबा ऐसे मोनोटोनस सा मैं बोलती रहूं, आप सुनते रहो, नोट्स बनाते रहो, तो मजा नहीं आएगा। व्हाट वी विल पिक वन टॉपिक, एंड एट द सेम टाइम आप लोग जो भी हैंड्स लाओगे उस पे उस टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट जैसे सर के साथ हम क्लास में करते हैं ना, वो टॉपिक प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो 1.5 hours आई थिंक, थोड़ा आगे पीछे होगा तो आई डोंट नो। Okay. मैम इवनिंग बैच नहीं हो पाएगा 4:30 अराउंड? इवनिंग नहीं हो पाएगा अभी संगीता जी, सॉरी फॉर दैट। मॉर्निंग थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, बट 4:30 वाले स्लॉट पे मेरी एक वास्तु का ऑलरेडी बैच चल रहा है और अच्छा, एक फाइव दूसरा शुरू फाइव होगा। 6 PM कोई टाइम नहीं है? सी, Ma- जो लोग एडमिशन लेंगे अभी, जैसे मनसा एंड अधीश जी ने लिया है, इफ दे आर कंफर्टेबल, सी जिन्होंने एडमिशन लिया उन्होंने इसी टाइम स्लॉट पे लिया है। अगर दे आर कंफर्टेबल देन वी कैन चेंज, और इफ आई नीड टू चेक माई कैलेंडर ऑल्सो। हाँ, मतलब 6 o'clock ऑनवर्ड्स भी चल जाएगा, मॉर्निंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई सी संगीता जी, इफ और इट मैम ये इज पॉसिबल। 3 महीने का ही होगा कोर्स, कब तक चलेगा? सी, अराउंड 18 क्लासेस हम लोग करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ प्लस माइनस, पर इतने में हमारा कोर्स लगभग पूरा हो जाए। और मैम एक चीज़ और थी, इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, साल नहीं पता, तो नहीं वो पढ़ती। उसमें नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ये भी एक यूएसपी है कि हमें डेट ऑफ बर्थ इससे पता, हमें नहीं भी पता हो हम तब भी प्रामिस्ट्री कर कर सकते हैं। सकते हैं। और जी, मैम कई बार हाथ की लाइंस ना बहुत फेड सी हो जाती हैं, तो भी हम रीड कर सकते हैं? हम ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए हम मैग्नीफाइंग का क्लास ले लेते हैं। तो मैम रीडिंग हम हाथ से ही करेंगे ना, सॉफ्टवेयर से तो नहीं करेंगे ना? नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बस हाथ को ही देखकर रीड करेंगे। क्योंकि मैंने किसी को देखा था, वो कंसल्टेंसी करते थे, वो हाथ की फोटो लेके सॉफ्टवेयर से बताते थे। देखिए, वो अगर हम डीएमआईटी होता है शायद, वो तो डीएमआईटी के लिए होता है।
सॉफ्टवेयर? डीएमआईटी में तो हम फिंगरप्रिंट्स को रीड करते हैं गुरु। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जैसे मान लीजिए अब हम रिमोटली कर रहे हैं और अगर आपका हाथ की पिक्चर हमारे पास है तो ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर में उसको जूम इन जूम आउट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मे बी वो ऐसा करते होंगे, पर पामिस्ट्री का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग खुद ही उसको एनालाइज करते हैं। हाँ। ठीक है। और इसमें दशा भी नहीं होती मैडम, दशा सिस्टम नहीं, भी कुछ इसमें नहीं? दशा सिस्टम भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको इस पामिस्ट्री में अगर आप करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ एज हैंड हैंड की लाइंस की कर पाते हैं तो काफी हद तक आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाते हैं। थोड़ा सा अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो 6 महीने तक की एक्यूरेसी आप आराम से ला पाते हैं। इसमें डे टू डे प्रिडिक्शन नहीं होती जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती है कि इस डेट पर ये इवेंट हो सकता है। ऐसी की पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है, पर हाँ इस ईयर में ये होगा, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली कुछ जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं कि आने वाले क्या बोलते हैं, बच्चा कोई एग्जाम लिख रहा है उसमें पास होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो वैलिडिटी है उतनी ही, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो जैसे बट कोई क्लाइंट आता है मैम, तो अगर वो उसने एक बार हमें हाथ दिखाया तो वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर वो हाँ, दोबारा बीच में हमसे कुछ पूछेगा तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, वो तो चीजें वही रहेंगी। बहुत ही माइन्यूटली चेंज होती हैं, अगर हो भी जाती हैं बहुत ही। आपको खुद ही जब अगर आपके पास क्लाइंट दोबारा आ रहा है तो आपको खुद ही पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है, तो फिर आप दोनों हाथों को कंसीडर कर लेते हो। दोबारा पिक्चर भी आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपने एक बार की हाथ ले लिया या हाथ की पिक्चर ले ली तो आप दोबारा लोगे नहीं। इफ क्लाइंट इज कमिंग टू यू देन यू कैन ऑलवेज लुक एट द palm. You can identify what changes are there and you can obviously अपनी जो भी आप उनको गाइडेंस दे रहे हो उसको ठीक कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। मैम थैंक यू एक मैम। सवाल है। हाँ जी। हम ये जो हाथ देखते हैं ये किस एज से दिस प्रिडिक्शन इज एप्लीकेबल? क्या हम बच्चे का हाथ भी देख सकते हैं एंड एक बहुत सीनियर सिटीजन का हाथ भी देखते हैं? मतलब कैसा रहता है ये? हाँ चलिए, मैं वैसे तो मैं हर एक क्लास को एक फ्लो की तरह पढ़ाती हूँ, पर कोई बात नहीं, आज बीच बीच में ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी चीज को आगे लेकर चलते हैं जैसे ये जैसे लास्ट क्वेश्चन आ सवाल रहे है हैं। मेरा नहीं उसके नहीं, बाद आप बिल्कुल, प्लीज ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। हमारा जो हाथ है ना उसमें हम 3 तरीके से हाथ को देखते हैं, मतलब इसमें 3 पोर्शन है जिन्हें हम कंसीडर करते हैं। एक सबसे पहले जो है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, जो हमारे पोर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स बने होते हैं, ये हमारे जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट। तो ये लाइफ लॉन्ग जो बचपन में पैदा होते वक्त आते हैं वो यही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। दूसरा, ये वो आपके ही क्वेश्चन का आंसर है, मैं जैसे उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करती हूँ। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसे हम हाथ में देखते हैं, जिसे हम शेप ऑफ हैंड के। हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो स्क्वायर पाम के साथ पैदा होता है, यानी कि उसकी उंगलियां और उसके पाम इन दोनों के साइज बराबर बराबर होते हैं। हर एक बच्चा ऐसे ही पैदा होता है। और पहले 7 साल, ये तो एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि फर्स्ट 6 ईयर ऑफ द बर्थ जो होते हैं उसमें बच्चा जो भी इंसान होता है वो जिंदगी में जितना भी सीखता है उसका 50% लर्निंग उसकी उस टाइम तक हो जाती है। तो उस लर्निंग के हिसाब से 7 साल तक आपकी हैंड की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। तो चेंज कैसे हो जाती है? कभी पाम लंबी हो जाती है, कभी फिंगर्स लंबी हो जाती हैं, कभी पाम चौड़ी रहती है, कभी फिंगर्स छोटी रह जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी पाम की शेप चेंज हो जाती है अप टू 7 ईयर्स। और उसके बाद जो वो पाम की शेप ले लेता है वो एक बेसिक नेचर को डेवलप कर लेता है उसकी, वो एक बेसिक क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। और थर्ड लेवल पर हम देखते हैं उसके लाइंस को, जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज भी होती है। तो अगर हम किसी बच्चे का हाथ देखेंगे तो हम हाथ देखने के पीछे इस तरीके से देखते हैं कि बच्चे की डिपेंडेंसी है या नहीं है, या किसी भी पर्सन की डिपेंडेंसी है या नहीं है। कंट्रोल में है, तो जैसे नहीं जो आजकल के जमाने में जो पहले कहते थे, नहीं रहा एक जाता। हम लोग को मेरे पापा के घर पे भी पहले ऐसी आदत नहीं थी साइकिल। तो आर आर जी काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज। यहाँ तो छोटी उम्र में कर सकते हैं, मैं पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती, अब बुढ़ी हो गई। जस्ट a minute, मैं कोशिश कर रही हूँ म्यूट। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि कि 15 साल 17 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं उनका हाथ नहीं देखना चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफ की जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है उसमें उनका कोई सीन नहीं होता, उनके पेरेंट्स उनके डिसीजन ले लेते हैं। आजकल का जमाना बदल गया है।
जैसे बच्चे 13-14 साल के होते हैं, 9th-10th में आते हैं, दे डिसाइड व्हाट दे वांट टू बिकम इन लाइफ, विच सब्जेक्ट दे वांट टू सेलेक्ट। और इसलिए आजकल का जो सिनेरियो बदल गया है, उसमें हम ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, उसके बाद आप उसके हाथ को देखकर उसकी लाइफ की डिसीजन ले सकते हैं। सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं, स्पेशली जब हम छोटे बच्चों के भी हाथ देखते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा कोई सीवियर प्रॉब्लम, कोई बीमारी, गंभीर बीमारी से जा रहा है, तो फिर हम उसका हाथ भी देखते हैं। पर मेजरली हम ऐसा कहते हैं कि 12 साल के बाद बच्चों का हाथ, छोटे बच्चों का हाथ देखकर उनके प्रिडिक्शन हमें करने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक देयर डिसीजंस राइट देयर। और डेस्टिनी की जहां तक बात है, उसके लिए अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, पर एडवाइजेबल है कि 12 साल के बाद बड़े बच्चों का हम हाथ देखें। आई थिंक दिस गिव्स यू आंसर जी। जी मैम, थैंक्स। चलिए, और कोई क्वेश्चन? और भी आपने जो केमिस्ट्री के बारे में सुना है उसके बारे में कोई क्वेश्चन? मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है? मोस्टली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री तीनों की रीडिंग्स मैच करती है क्या? सी मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, दो आई हैव एन आइडिया, बट लेकिन बहुत बार मैच करती हैं। ये मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था। अब तो हमने एज ए अपने प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में हम दोनों आपस में, मतलब सर और मैं आपस में अपने किसी भी क्लाइंट को डिस्कस नहीं करते कि वो किस प्रॉब्लम के लिए आया है, उसने क्या तुम्हें बताया, क्या हमें बताया, बिकॉज दिस इज द एथिक्स ऑफ द प्रोफेशन। पर इनिशियली जब मैं सीख रही थी पामिस्ट्री, तो मैंने ऐसे बहुत बार क्या बोलते हैं, चेक किया कि हमें इवेंट्स मैच होते हैं, बिल्कुल मैच होते हैं। और इसी बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर धीरे धीरे मैंने भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह, अभी भी जब अगर कोई मेरे पास प्रोफेशनली गाइडेंस लेने आता है, तो मैं पामिस्ट्री के साथ न्यूमरोलॉजी भी लगा लेती, जस्ट टू हैव अ सेकेंड, कि वहां पर भी थॉट को सेकेंड, तो इसलिए मैं उसको भी लेती हूँ। पर हमेशा मैच मैच होते हैं, और अगर किसी वजह से मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैं केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देती हूँ। दिस इज माय पर्सनल। ये तो तो मैं मैम एस्ट्रोलॉजी ऊपर नहीं आएगी पामिस्ट्री से, एक्यूरेसी के उसमें? सी अगर डे वाइज एक्यूरेसी और ऐसी ऐसे प्रिडिक्शन चाहिए, तो केमिस्ट्री को आप ऊपर मान सकते हैं। सी कोई भी साइंस ऊपर और नीचे नहीं है संगीता जी। सारी साइंस की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस। अगर केमिस्ट्री आपके पास करेक्ट टाइम नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको कहीं ना कहीं जाके तो लैंड होना ही पड़ेगा। और आप सभी लोग क्योंकि ये चीजें सीख भी रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा आपकी इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी इंट्यूशन ही आपको कितने अच्छे तरीके से गाइड कर देती है। सी मनसा जी ने तो टैरो सीखा है मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर उन्होंने और कोई कोर्स हमारे साथ किया है तो, बट उनकी वो इंट्यूटिवली क्रिस्टल्स मैम। क्रिस्टल्स किया है, तो वो बहुत ही इंट्यूटिवली बहुत अच्छे से उसमें भी रीडिंग कर पाती हैं, और बहुत ऑसम रिजल्ट्स और बहुत ऑसम प्रिडिक्शंस उनको वहां पर मिले। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि जो पामिस्ट्री है ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। डेफिनेटली एक पामिस्ट्री एक साइंस है, पर एट द सेम टाइम ये साइंस है, सेटल रूल्स के ऊपर चलती है, पर आर्ट है आप हर चीज को कैसे देख के कैसे परसीव करते हो, कैसे प्रिडिक्ट करते हो, कैसे उसको किस नजरिए से आप देख लेते हो। और एट द सेम टाइम ये भी कहती हूँ कि भगवान जी बहुत, अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बुलवाते और दिखवाते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होती है। बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमने कभी सीखा नहीं था, या ये तो हमने पढ़ाई नहीं। यस गुरु जी, मतलब हेल्थ इश्यूज भी देख सकते हैं इसमें? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने अभी ही आपको मेंशन किया कि छोटे बच्चों का हाँ ज्यादातर हम हेल्थ इश्यूज के मामले में देखते हैं, जिससे कि हमें करेक्ट आइडिया मिले। मैम एक चीज मैं जस्ट एक टिप्पणी देना चाहूंगी, जो मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे प्रारब्ध, जो कर्म के ऊपर बेस्ड, जो हमने अभी हम पैदा हुए हैं उस टाइम जो चार्ट था वो है, बट स्टिल अभी तक हम जो कर्म किए हैं इस लाइफ में, वो कर्म का जो जो चेंजेस हैं, वो मुझे लगता है हाथों से ज्यादा बेटर और किसमें दिखेगा, राइट? बिल्कुल आपने सही बोला। अब चलिए इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि ये हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा डेस्टिनी हैंड कहलाता है, जिसे आप अपनी कुंडली कह सकते हैं। ठीक है, ये डेस्टिनी हैंड है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो भगवान ने आपको दी हैं, जो आपको मिलेंगी, इसमें उन्होंने बताई। जो राइट हैंड है, जिसे हम वर्किंग हैंड भी कहते हैं, ये हमारा वर्किंग हैंड है, या हम इसे कर्मा हैंड भी कहते हैं। तो जनरली आपके कर्मा हैंड पे लाइन चेंज होती है, डेस्टिनी हैंड्स में लाइन नहीं चेंज होती है।
तो हम जिस अब वर्ब डेस्टिनी हैंड और कर्मा हैंड को कैसे समझते हैं? लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा डेस्टिनी हैंड है और राइट हैंड जो हमारा कर्मा है। हम राइट हैंड को लेकर प्रिडिक्शन देते हैं, पर लेफ्ट हैंड को भी हम कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही। कुहू जी का एक और बिल्कुल सही क्वेश्चन आया कि लेफ्टीज के प्लेस पे, लेफ्टीज जो है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड को ही यूज करते हैं, तो उनका ब्रेन का कनेक्शन लेफ्ट हैंड से ज्यादा रहता है, तो उनका देखा जाता है कि डेस्टिनी और कर्मा हैंड लेफ्ट हैंड ही होता है, तो हम उनका लेफ्ट हैंड ही देखते हैं। जो भी जिसका वर्किंग हैंड होता है, हमारे 95% जनता जो है दुनिया में वो राइट हैंड से लिखती है, इसलिए एक जनरल बात यह है कि राइट हैंड को हम कर्मा हैंड मान के चलते हैं और हम लेफ्ट हैंड को हम डेस्टिनी हैंड मान के चलते हैं। जी राहुल जी। अच्छा आपने मैम, पूछ सकते हैं। मैम मेल फीमेल किसी के भी केस में सेम ही चीज रहेगा? ऐसा हाँ भी कुछ होता है ना, कभी हाँ, कहते ये हैं भी कि एक। मेल फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखो। जी देखिए, ये ना मेल फीमेल का लेफ्ट और राइट हैंड वाला जो कंसेप्ट था, ये पुराने जमाने का क्या बोलते हैं कंसेप्ट है, जब फीमेल्स घर के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी। आजकल के जमाने में फीमेल्स अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान, अपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के साथ जी रही हैं, और जो लोग होम मेकर भी हैं वो भी अपने घर की सारी चीजों के डिसीजन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज के जमाने में ये एक ऑब्सोलीट कंसेप्ट है कि हमें फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और मेल्स का राइट हैंड देखना चाहिए। आज के जमाने में जिसका जो वर्किंग हैंड है हमें वही देखना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड को डेस्टिनी हैंड मान के चलेंगे और राइट हैंड को हम कर्मा हैंड मान के उसी से प्रिडिक्शन हम देंगे। और लेफ्टीज का लेफ्ट हैंड देखना। लेफ्टीज का लेफ्ट हैंड देंगे। ठीक है, आगे चले। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। सो हिस्ट्री भी जाननी जरूरी है कि ये पामिस्ट्री कब और कहाँ से आई। हम सब लोग कीरो को, जिनका नाम विलियम जोन्स है, उनको हम मॉडर्न पामिस्ट्री के फादर मानते हैं, पर बिलीव में उनकी भी सारी बेसिक नॉलेज इंडिया से ही गई। ये ऐसी नॉलेज है जिसे हम इंडियंस जो हैं, हम अपने पुराणों पे और वेदों पर बिलीव करते हैं कि जो चीजें वहां से आई हैं वो एशियन से आई हैं, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। तो हमने देखा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे वेदों और पुराणों से ही आ रही है। उसी तरीके से पामिस्ट्री भी जो है वो हमारे वेदों और पुराणों से ही है। रादर जैसे वास्तु है, जैसे सर्वज्ञ साइंस है, स्वर्ग विज्ञान जिसे कहते हैं, उसी तरह कहा जाता है कि पामिस्ट्री का ज्ञान भी शिव जी से ही आया है। शिव जी ने एक ऋषि समुद्र को, नाम समुद्र था, ऋषि समुद्र को एक गाना था और उन्होंने इसे कंपाइल किया है या पेन डाउन किया है और उस बुक को हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। ये ओरिजिनल पामिस्ट्री का सामुद्रिक शास्त्र से है। सामुद्रिक शास्त्र में सिर्फ हस्तकला का विज्ञान ही नहीं, उसमें हर एक चीज के बारे में, जैसे कि हम कहते हैं कपाल, जिसे फोरहेड साइंस बोलते हैं, या बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, या फेस रीडिंग बोलते हैं, या क्या बोलते हैं फुट प्रिंटिंग बोलते हैं, जो मोल्स होते हैं जो बॉडी में कहाँ कहाँ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। ये सारी जो चीजें हैं हमारी सामुद्रिक शास्त्र से ही आ रही हैं। और जो पामिस्ट्री हम अब पढ़ेंगे उसमें कुछ मॉडर्नाइज टच भी लेंगे, आगे आगे जैसे रिसर्च में उनको भी इंक्लूड करेंगे, पर हम बेसिकली हस्त समुद्रिका शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो हस्त समुद्रिका शास्त्र की बुक्स भी इजीली अवेलेबल है। If anybody of you are interested in reading that book, you can read. बट थोड़ा इंग्लिश डिफिकल्ट और हिंदी बहुत उसकी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट इफ यू हैव गुड होल्ड ऑन हिंदी यू कैन रीड दैट। तो हम हमारे हिंदुस्तान में तो इसका ओरिजिन हम समुद्रिका शास्त्र से ही मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया से ही हजारों हजार साल पहले ये अलग अलग देशों में भी गई, और हर एक दो देश के जैसे सरकमस्टेंसेस थे, जैसे उनके बिहेवियर पैटर्न थे, उस तरीके से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, उसी तरीके से उसको रीड किया। एज ए सेड, दिस इज ऑल्सो आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन ऑल्सो। तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से इन सारी चीजों को लिया, उसको समझा। जैसे कि चाइनीज में बहुत सारे चाइनीज टेक्स्ट में पामिस्ट्री के बारे में बात मिलता है, और चाइनीज लोग ज्यादातर इसे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए पामिस्ट्री को यूज किया करते थे। अभी भी आप जैसे जैसे कोर्स में आगे चलोगे आप देखोगे, नेल्स को देखकर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दोगे, स्किन टेक्सचर्स को देखकर आप बता पाओगे, स्किन की क्वालिटी को देखकर भी आप बहुत सारी जर्नल इश्यूज को बता पाओगे कि आपकी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हमारे हाथ में ये जो आधे आधे सर्कल, हाफ 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 मून्स बनते हैं, उनसे भी आपकी बहुत सारी
जो मेडिकल डायग्नोसिस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे चले यूरोप में, तो यूरोप ने इसे ऑकल्ट साइंस की तरह यूज किया, एज ए मैजिकल और मिस्टिकल साइंस की तरह यूज किया। और हमारी बहुत सारी, ना केवल सामुद्रिका शास्त्र में, देखो हमारे हिंदू जो टेक्स्ट है ना, वो ना इशारों में बातें करते हैं। एक करंट, एक एक जैसे चीजों को एक जगह पे कंपाइल करके नहीं रखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं वास्तु से देती हूँ, क्योंकि मैं वास्तु भी पढ़ाती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जो विश्वकर्म प्रकाश में एक बात कही गई है, उस चीज का एक्सटेंशन में मतम ने दिया हुआ है। और उस चीज, उस थोड़ी सी वो बात वहां करके, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पर वो ज्योतिष की बुक नहीं है। इसी तरीके से वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ ये हम पामिस्ट्री के बारे में कहा गया है, पर वो पामिस्ट्री की बुक नहीं है। सो हमारा जो टेक्स्ट है, जनरली आप देखोगे, अगर आप रूट वाले बुक्स पे जाते हो, तो आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों का इंडिकेशन दिया गया है। जो पूरा वास्तुशास्त्र हम आज पढ़ते हैं, वो अलग अलग बुक्स से लिया गया है, कई कई जगहों से उन्हें उठाया उठा के एक जगह पर समझ के हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। वैसे विश्वकर्म प्रकाश अपने आप में एक पूरा पूरा टेक्स्ट है। इसी तरीके से जो हमारा पामिस्ट्री है, इसकी भी कई कई जगह पर इंप्लीकेशन मिलती है। जैसे कि रामायण, अभी मैंने वाल्मीकि रामायण की बात करी, तुलसीदास रामायण में भी इसके बारे में बात है। अगर आपको याद हो कि जब रामचंद्र जी और सीता जी की शादी होने जा रही होती, तो वो कहते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड फड़कने लगे, तो वो शुभ संदेश है। तो वहां से हम मानते हैं कि अभी तो हमारा कोई भी लेफ्ट बॉडी पार्ट फड़क रहा होता है, तो इसका मतलब सम गुड न्यूज इज गोइंग टू कम, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जो आजकल के जो हमारे सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं, उन सबका ओरिजिन यहीं से है। कि कोई ऐसे बैठा है तो क्या मतलब है, ऐसे बैठा है तो क्या मतलब है, कंधे सीधे हैं तो क्या मतलब है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दी समुद्रिका शास्त्र। कीरो को फादर कहते हैं, पर उनकी भी बहुत सारी फाइंडिंग्स को हम बीच में यूज करेंगे। मेरा ज्ञान जो थोड़ा बहुत है पामिस्ट्री में, ये भी वेरियस टीचर्स से है। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसे हम जीएम मॉडल कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे, जो कि बताता है कि हमारा जो शरीर है, वो पांच तत्वों से ही बना है, ये हम सबको पता है। और हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो भी इन्हीं पांच तत्वों से ही बन के निकलती है। हमारी बॉडी में हर एक बंदे में किसी एक एलिमेंट की बहुतायत होती है। बाकी सारे भी होते हैं, पर वो पैसिव रूप में होते हैं। कोई अर्दी पर्सनालिटी होता है, कोई फायरी पर्सनालिटी होता है, कोई एयरी पर्सनालिटी होता है, कोई वाटर पर्सनालिटी होता है। और अगर हम इस चीज को अच्छे से, और हर एक जो हमारी लाइन है, कोई अर्थ लाइन है, कोई एयर लाइन है, कोई फायर लाइन है, इस तरीके से भी हम समझेंगे बेसिक नेम्स के हिसाब से। तो आप ये देखोगे, अगर हम किसी पर्सनालिटी को ये फाइंड आउट कर ले कि ये कौन से एलिमेंट वाली पर्सनालिटी है, तो उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बेसिक नेचर कर सकते हैं, बिल्कुल। पेरेंटिंग कैसे करेगा बता सकते हैं, करियर में कैसे करेगा हम बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डिसीजन कैसे लेगा बता सकते हैं, वो वर्टिकली ग्रो करेगा या हॉरिजेंटली ग्रो करेगा ये हम बता सकते हैं। तो उसका थॉट पैटर्न क्या होगा। अब बेसिकली कोई भी इंसान की डेस्टिनी, जिसे हम कहते हैं वो कैसे बदलती है, कर्मों से बदलती है। कर्म क्या होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरीका डिसीजन लेते हैं, उस पर हमारे आगे की डेस्टिनी डिपेंड होती है। आई थिंक आप सब लोग इस चीज को अग्री करोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरे पास क्या ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में मैं क्या डिसीजन लूंगी, आगे का फ्यूचर उसी तरीके से डिसाइड हो। ऑब्वियसली सीट तो हम आज ही डालते हैं। तो इसी तरीके से आप कुहू जी, काइंडली स्पीक। आई एम वेरी बैड इन रीडिंग चैट्स। सो नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही फ्लो, इसलिए मैंने लिख दिया। जब आपको अप्रोप्रिएट लगे उसका आंसर कर दीजिए प्लीज। ओके, तो हम इस पूरे प्रोसेस में हम हाथ को, जब बेसिक नेचर के बारे में बात करते हैं, आप किसी का हाथ पहली नजर में देखें और बता पाए कि ये पर्सन तो ऐसा है। अब ये बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, आपको खुद भी हेल्प कर सकता है। कि मैं यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना भूल गई, कि हमारे समुद्रिका शास्त्र में माइंड रीडिंग जैसी चीज भी है, क्योंकि माइंड रीडिंग भी वहीं से आती है। और आप सब लोग, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसे कुछ हद तक माइंड रीडिंग के भी सर्टेन टूल्स होते हैं, आप उसे लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि कभी आप लोग ये सारी चीजें सब सीख के, जब आपको ऐसे लगे कि यस, इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप माइंड रीडिंग जरूर सीखें, मजा आ जाएगा। माइंड रीडिंग एक ऐसा टूल है कि जो से
होता है ना, आपका क्लाइंट आगे आके सामने आपके बैठा और आप उसे एकदम शीशे में डाल सकते हो। हाँ जी राहुल जी, आपने हैंड रेस किया था। राहुल जी वांट टू से समथिंग? नो मैम, मैंने तो नहीं किया, वो शायद गलती से हो गया होगा, सॉरी। ओके। माइंड रीडिंग का भी कोर्स है क्या, मतलब किसका? आप लोग? माइंड रीडिंग का? हाँ, अभी तक तो मैंने सिखाया नहीं है, पर मुझे माइंड रीडिंग आता है। सिखाया तो नहीं है अभी तक। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि अभी तक आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा कि एशियन साइंस ही है, इसीलिए आप सब लर्नेड लोग इस केमिस्ट्री की क्लास में आए हो, तो हिस्ट्री के बारे में मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर अब आप लोग चाहें तो थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम, क्योंकि बेसिक हमने सारी बातें करनी है। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि जो मैंने बोला कि हम हाथ को 3-4 कैटेगरी के हिसाब से, ट्रेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे फिंगर इंप्रेशन है, जो जिन्हें हम जेनेटिक्स कहते हैं, जो हमारे हमारे पेरेंट्स से और हमारे फादर और फोर फादर से आते हैं, वो एक जेनेटिक टूल की तरह यूज करते हैं। इन ये हमारे लाइफ पर्पस को बताने में हमें help, जो कि बहुत सारे लोग जिन अभी मैंने एक टीचर से पढ़ाई करी थी, वो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर लोग आपसे सिर्फ फॉर्च्यून टेलिंग करवाना चाहते हैं या प्रिडिक्शंस करवाना चाहते हैं, पर पामिस्ट्री एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है जो कि आपको लाइफ पर्पस बताता है। और ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे जैसे ऑकल्ट में आगे ग्रो करते हैं, हम सबके मन में क्वेश्चन आता है ना कि हम जाके कर रहे हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें फेमस होना है, हमें क्या करना है, हमें अपना लाइफ पर्पस भी पता होना चाहिए। तो जनरली आप लाइफ पर्पस आपके जो हैंड प्रिंट्स हैं वो बता देते हैं, और ये कभी भी चेंज नहीं होते टाउन। इसी तरीके से मैंने बोला हैंड शेप जो है 7 साल की उम्र तक चेंज होती है। बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में आप देखोगे कि पाम में चेंज है, वो कभी 1,00,000-2 लाख में कहीं कहीं आपको एक बार हाथ ऐसा कोई दिखाई देगा। और तीसरा जो पाम्स है वो पाम की जो लाइन है वो लगातार चेंज होती है, इनके बारे में हमने बात करी। इसके अलावा हमारे हाथ में 7 ग्रहों का भी निवास है। आपने देखा होगा, आप लोग एस्ट्रोलॉजी वाले हो, जैसे ही फटाफट पिक करोगे आप लोग कि ये जुपिटर है, यहाँ पर जुपिटर होता है, इसे हम जुपिटर फिंगर कहते हैं। दूसरा जो हमारा सैटर्न फिंगर कही जाती है, इसके नीचे सैटर्न माउंट होता है। थर्ड जो है हमारा सन माउंट होता है, ये सैटर्न फिंगर हम कहते हैं। इसके बाद ये मरकरी है, ये हमारा वीनस का एरिया है, ये मून का एरिया है। और यहाँ हाथ में 2 जगह मार्स है, जिसे हम अपर मार्स और लोअर मार्स कहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, क्लास में हर एक माउंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर सब चीजें सबसे पहले हम जब किसी का हाथ देखेंगे तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस हाथ की शेप को आइडेंटिफाई करें। जब हम किसी की हाथ की शेप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ना केवल हम उसके पॉजिटिव बिहेवियर को समझ पाते हैं, हम उसके नेगेटिव बिहेवियर को भी समझ पाते हैं, यानी कि उसकी बिहेवियर की क्या नेगेटिविटी है। जैसे कि फायर हैंड जो होता है वो बहुत इंट्यूटिव होता है, पर एट द सेम टाइम बहुत इम्पल्सिव भी। आज के जमाने में आप जितने भी हाथ देखोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 80% हाथ जो है ना वो फायर हैंड आते हैं। हम सब लोग फायर पर्सनालिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया कोई। और अगर हम अपनी अपनी जनरेशन को छोड़ भी दें, जो नई जनरेशन अभी आ रही है उसमें तो सच में ही 80% हाथ आपको फायर हैंड दिखाई दे। तो कैसे जानेंगे कि कौन सा हाथ किस तरीके का है? तो फायर हैंड जानने के लिए, मेरा हाथ एक फायर हैंड है। अगर आपने मेरे फिंगर, मेरे हाथ को देखेंगे, तो ये जो मेरी पाम है ये रेक्टेंगल, ठीक है, और जो मेरी फिंगर्स हैं ये मेरे इस पाम से छोटे। अब कौन सी फिंगर को हम करेंगे हर एक टाइप जानने के लिए, हम ये मिडिल फिंगर की मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की पाम करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे हाथ में एक लाइन है जिसे हम ब्रेसलेट कहते हैं। यहाँ इस ब्रेसलेट से लेकर हमारी मिडिल फिंगर की जहाँ पर एक लाइन है, इसको हम मेजर करेंगे। अगर ये, और 90% का फॉर्मूला है, अगर ये इसके 85 से 9 से कम है तो ये स्मॉल हो जाएगी पाम के कंपैरिजन। ठीक है, 50-50% का फॉर्मूला नहीं है। अभी सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, जब हम इस टॉपिक को उठाएंगे
ये टॉपिक कम से कम 2 दिन लेगा हमारे लिए जब हम क्लास में इसको डिस्कस करें। ठीक है, तो ये हमारा फायर हैंड हो गया। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। रेक्टेंगुलर पाम होगी और स्मॉल फिंगर्स हो जाएंगे। और अगर ये वाटर हैंड होगा तो क्या हो? वाटर हैंड भी हमारा लॉन्ग फिंगर यानी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल और स्क्वायर आइडेंटिफाई करना इजी है। और हमारी फिंगर्स भी लॉन्ग हो जाएंगी, यानी कि इसके 85 से ज्यादा परसेंट की है तो ये लॉन्ग फिंगर हो गई। और ऐसे लोग वाटर हैंड हो जाएंगे। थर्ड करेक्ट। थर्ड होता है एयर हैंड और अर्थ हैंड। इन दोनों में स्क्वायर पाम होती है। जो हमारी ये वाली जो पाम है ये स्क्वायर है। और अगर फिंगर लंबी हो जाती है तो हम इसे एयर हैंड कह देते हैं। और अगर फिंगर छोटी रह जाती है तो हम इसे अर्थ हैंड। सबसे पहले अर्थ हैंड से शुरू करते हैं। हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका अर्धी है। तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको क्या क्या क्वालिटीज समझ में आती है? बोलिए राम जी। आप ये भी लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, आपने कहा था ना कि राइट हैंड देखना है। अभी आप हाँ देखना राइट ही हैंड है। शेप दोनों की लगभग बराबर होती है, शेप में कोई फर्क नहीं आता है। बट ये दिखाने में थोड़ा इजी है इसलिए बस मैंने अच्छा लेफ्ट अच्छा दिखाया, अच्छा पर अदरवाइज है। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ जी जो है वो हमारे अर्धी हैंड के पर्सन है। तो उनकी क्या पर्सनैलिटी में आपको स्ट्रांगनेस दिखा? आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन? मतलब बड़ा एनीथिंग? नॉर्मल से रहते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ, मतलब कोई शो ऑफ नहीं है, डाउन टू मतलब अर्थ, ठीक बस है, डाउन टू गुड। एक क्वालिटी उनकी डाउन टू। दूसरा कुछ? ग्राउंडेड है, स्टेबल। हाँ, ग्राउंडेड, स्टेबल, डाउन टू अर्थ इज अ सेम थिंग। और कोई उनकी स्पेशलिटी दिखाई देती है? लीडरशिप कम्युनिकेशन बहुत क्वालिटीज। अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है? कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन। नहीं कहा। लीडरशिप। फियरलेसनेस। फियरलेसनेस। जो चलिए आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही तो हम ही आपकी हेल्प करते हैं। जो अर्धी हैंड के लोग होते हैं, यानी कि जिनकी पाम भी स्क्वायर होती है और उंगलियां छोटी होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं सबसे पहले डाउन टू अर्थ होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत क्या बोलते हैं, लॉयल पर्सन, रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट करते हैं। अब आप देखिए, हम कहते हैं कि उनका क्या बुलडोजर मॉडल सब जगह चल रहा है। पर जहाँ पे भी बुलडोजर चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा कोई किसी ने कुछ ना किया हो उनका घर तोड़वा दिया हो, ऐसा नहीं है। तो वो जो भी करते हैं उन रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। ऐसे लोग बहुत टू मच रूल को फॉलो करते हैं, और ये इनकी एक नेगेटिव क्वालिटी भी हो जाती है कि कभी कभी इतना ज्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं कि समय हाथ से निकल जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, कभी समय की भी डिमांड होती है कि ये चीज ऐसे से नहीं, ऐसे से हमें कर लेनी चाहिए। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत लॉयल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही रिलायबल पर्सन। ये अर्दी जो पीपल है ये उनके बारे में। अब आप मानिए, अगर एक अर्दी पीपल, अगर हम मानिए कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, बड़ा ही बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सबका कि व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पार्टनर्स। अगर किसी का अर्दी हैंड वाला पार्टनर है तो डेफिनेटली आप उससे लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, हार्डवर्क भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर रूल्स ब्रेक नहीं करेगा तो वो इसलिए आपको परेशान भी करेगा, इसकी भी चीज ध्यान रखने। रेजिलियंट होते हैं, बहुत अपनी जिद्दी तरीके के लोग होते हैं, अपनी बात के आगे किसी की बात मानते नहीं हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स दोनों ही होते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा हाथ एयर हैंड मान लें, जिसकी स्क्वायर पाम है और फिंगर्स उनकी लंबी है, तो एयरी हैंड क्या होता है? ऐसे बहुत लोग बहुत ही मेजर इन्वेस्टिगेटिव। तो हम लोग कहते हैं जिसको भी जासूस बनना है उसकी पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए, उनका एयरिंग हैंड होनी चाहिए। बाल की खाल निकालते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ही क्वालिटेटिव के बारे में वो बात करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग होते हैं, मैक्रो माइंडेड होते हैं, छोटी छोटी डिटेल पर काम करते हैं। अब काम अगर माइक्रो मैक्रो फाइंडिंग की है, कोई ऑडिट कर रहे हैं, कोई जासूसी कर रहे हैं, तो मैक्रो फाइंडिंग बहुत अच्छी बात है। पर अगर दूसरा कोई काम कर रहे हैं जिसमें लीडरशिप में जाना है, तो फिर पूरी पूरी की पूरी उनको जनता को अगर आगे लेके जाना है, तो मैक्रो फाइंडिंग के लिए अच्छी चीज नहीं है। जस्ट टच कर रहे हैं टाइप ऑफ हैंड्स को। अगेन मैं इस बात को बोल रही हूँ, इसको हम फिर से बहुत इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। तीसरा हैंड जो आज हम लेते हैं, जिसे हम फायर हैंड कहते हैं, जिसे मैंने बोला, आप सब लोग अपने अपने हाथ को देखिए। अगर आपकी पाम भी लंबी है और फिंगर्स छोटी हैं तो आप फायर हैंड की कैटेगरी में आते हैं। और आप देखिए, ऐसे लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, फुल ऑफ आइडियाज होते हैं, मैक्रो मैनेजमेंट करते हैं।
पर क्या होता है कि इंट्यूटिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तो बहुत एक ही चीज को बहुत दिनों तक नहीं कर सकते, जल्दी से बोर हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब कुछ नया करते हैं। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं एक साथ दो तीन किताबें पढ़ती हूँ, क्योंकि एक किताब को पूरा एंड तक पढ़ते पढ़ते तो मैं सुपर बोर हो जाती हूँ। तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आना खत्म हो जाता है, तो अलग अलग किताबें पढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से ऐसे लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं। हम सब लोग आजकल जिस वर्ल्ड में है, टेक्नोलॉजी ही हम ड्रिवन है। पर मल्टीटास्कर होने के साथ साथ उनके मूड में बहुत वेरिएशंस भी होते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि प्लस माइनस पॉइंट हम वाटर एलिमेंट को तो बताने के लिए मेरे को सबसे इजी तरीका यही है। वाटर एक ऐसा एलिमेंट है कि जिस भी आप उसको चीज में डालो वो उसी की शेप ले लेता है। तो बहुत ही सुपर इमोशनल होते हैं, सुपर क्रिएटिव होते हैं, और बहुत ही एडजस्टेबल। ये इतने एडजस्टेबल होते हैं, पर उन्हें हर वक्त एक सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग अपने अपने हाथों को देखिए, बताइए आपके कौन सा हाथ किस शेप का है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस? और अगर नहीं कर पाते तो यू नीड अ स्केल। आप एक छोटा स्केल भी रख सकते हो, उसके साथ उसको मेजर कर सकते हो। ये जो ऐसा एक चेंज का स्केल आता है ना, ये आपका इनिशियल टूल हो सकता है। प्लीज बाय दिस इनिशियल। इसके हाँ, अलावा ऐसे मैम पता नहीं चल रहा कि ये जैसे टूल, ये चेंज का सिर्फ नहीं हाँ, पता चल रहा। ऐसे नहीं देख लो, मालूम पड़ रहा हाथ ना। देख लो, मैं बताती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को देखिए। अ, आप मेरे को देख पा रही हैं? हाँ, देखिए यहाँ पर अगर हम पास में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक लाइन है, और यहाँ पर एक लाइन है। मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली नापती हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये 10 आ रहा है। और मैं अपनी फिंगर को जब नापूंगी तो मेरी जो फिंगर है वो 7.5 आ रही है, यानी कि मेरी पाम लंबी है और मेरी फिंगर छोटी है। तो ये फायर हैंड है। अब अगर आपको रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, ये तो आप आराम से जान ही सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो ऑब्वियसली ये लंबी ज्यादा है, चौड़ी कम है, तो ये रेक्टेंगल है। अगर चारों साइड बराबर हो जाएगी लगभग, तो ये स्क्वायर पाम हो जाएगी। मैम इससे मोस्टली रेक्टेंगल ही होती होंगी सारी हैंड्स तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, चारों तरीके की होती है। तो पॉसिबिलिटी हमारी यही बनती है, ये 4 तरीके। और एक पांचवी पॉसिबिलिटी मिक्स हैंड की, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ वाटर जैसा दिखाई देता है, कुछ मतलब अलग अलग जो ट्रेड्स हैं वो दिखाई देते हैं। हम सब लोग 5 ही तत्वों से बने हुए हैं, तो हम में से कोई एक ही तत्व प्रधान होता है। पर है सारे के सारे तत्व हमारे अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एकदम टोटली मिसिंग। मैम मैं एक सवाल है। जो हम लग्न में राशि होती है उससे मैच करेगा? जैसे उसमें भी हम देखते हैं ना कि आपकी राशि, अगर जैसे मेरा फायर हैंड आ रहा है इसमें, बट अगर मैं लग्न में राशि देखूं तो एक्वेरियस है, तो वो एयर साइन है। तो मतलब उस ये जनरली मैच करता है या नहीं करता है? करता है, करता है। आपको फायर हैंड आ रहा है, आप आराम से देखिए फायर हैंड है भी कि नहीं है। आप बेसिक नेचर मिलाएंगे, देखिए क्या और राशि से मैच करेगा या नहीं, लेकिन जो बिहेवियर ट्रेट्स हैं उसके साथ जरूर। दिस इज व्हाट आई कैन मेरा से। भी यही सवाल था। नॉट फॉर एस्ट्रोलॉजी बट आयुर्वेद में जो हम नाड़ी परीक्षण करते हैं कि भाई ये वात प्रधान इंसान है, या इस तरह से जो हम करते हैं, सो डज दैट मैच विद दिस एनालिसिस? सी, वात पित्त और कफ की पर्सनालिटीज जो होती हैं उनके भी एक पर्टिकुलर ट्रेट होते हैं, पर वो जनरली हम जब मेडिकल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब हम इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक मैंने वात पित्त और कफ को इसमें तो बिल्कुल भी यूज नहीं किया, पर आई डेफिनेटली थिंक ऑफ इट। एंड हम लोग वास्तु में तो कुछ कुछ हद तक उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा। बट हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, इसके ट्रेड्स मिलनी चाहिए हमें, ऐसा लगता मैम है। नाइन्टी इसको मेरा परसेंट भी देख रहे हैं ना हम फायर लोग हैंड ही नाइन्टी है। परसेंट ठीक है। मैम 90% देख रहे हैं ना हम लोग 90% लेवल तक जो। हाँ, 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 लेंथ हाँ, 90%। लेंथ, हाँ, मैम 85 से 90%। जो फर्स्ट लाइन है उससे देखना है ना, दो फर्स्ट लाइनें लाइन, है ना देखिए जैसे जो हमारी हाथ है यहाँ पर कई जो सारी लाइनें फर्स्ट, हैं, हाँ इन्हें हम ब्रेसलेट्स कहते हैं। ये 1 से लेकर 4 तक नंबर में आपके पास हो सकते हैं। जो सबसे नियरेस्ट आपके yes, पाम में है उसको दें।
और यहाँ पर एक इसके अलावा हम पाम रीडिंग में क्या क्या रीड करेंगे, शेप ऑफ हैंड के अलावा हम माउंट्स रीड करेंगे, जिससे मैंने बताया आपको कि सारे के सारे हमारे ग्रहों के निवास है इसके ऊपर। लाइंस को रीड करेंगे। हमारे हाथों में सर्टेन सिंबल साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, हम उन्हें रीड करेंगे। फिंगर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हम बैक ऑफ हैंड में भी यूज इसको रीड करेंगे। हमारी हाथ की स्किन कैसी है, कोर्स स्किन है, पिंक स्किन है, सिल्की स्किन है, कैसी स्किन है उसको भी हम रीड करेंगे। इसके अलावा हम रीड करेंगे कि हमारे फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये फ्लैंजेस कितने कितने बड़े हैं, हमारा थंब कितना लंबा छोटा है, ये सारी चीजें इसके साथ हम रीड करेंगे। तो यहाँ से लेकर जो ब्रेसलेट है, यानी कि ये जो नीचे की 3-4 लाइनों से लेकर यहाँ तक, नेल्स इंक्लूडिंग नेल्स, आपके हाथों में जो बाल होते हैं, बाल या आपकी जो फिंगर्स के ऊपर यहाँ नॉट बन रहे हैं, एवरीथिंग सेज समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट समथिंग अबाउट यू। सो ये सारी चीजें कुल मिलाकर हम रीड करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल एंड ऑसम स्टडीज, आई एम श्योर। एंड जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी लोग इसमें एडमिशन लेंगे, उनसे मैं बोलूँगी अपने घर, फैमिली, फ्रेंड्स, जिसके जितने भी आप हैंड के फोटोज ले सकते हैं, प्लीज डू कलेक्ट। और जिनको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, मेरी एक स्टूडेंट है, उनको एस्ट्रोलॉजी में उनको बहुत महारत हासिल है, तो वो हमेशा चेक करती रहती है कि हाथ में जो इवेंट आया वो एस्ट्रोलॉजिकली उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब वो मानती कि हाँ होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप अपने लिए ऐसा भी कर सकते हैं। हाथों की पिक्चर लेने के लिए 2 तरीके हैं जिससे हम आराम से हाथ को देख सकते हैं। एक तो जिनके पास आईफोन है उनके पास एक मैग्नीफाई फायर करके एक उसमें ऐप होता है आईफोन में, वो उससे ले सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे एक तो क्लियर पिक्चर आती है और आप उससे जितना भी जूम आउट करेंगे वो आराम से हो सकता है, पिक्चर के पिक्सल्स खराब नहीं होते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये जो दूसरा तरीका है ये बहुत ही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका है कि आप हाथ में ब्लैक कलर की स्याही लगा के इम्प्रेशन में, पर आज जनरली आजकल कोई भी रेडी नहीं होता है, तो वो भी एक तरीका है। आप उस तरीके से भी हैंड इम्प्रेशन ले सकते हैं, उसमें भी छोटी से छोटी माइनर लाइन्स हमारे उसमें आ जाती है। बाकी आजकल जितने भी कैमरे हैं बहुत अच्छे बढ़िया पिक्सल्स के कैमरे हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो। एडवाइसेबल है कि हमेशा सनलाइट मिले तो अच्छे से सारी हाथ की पिक्चर आ जाती है। मैम माउंट्स पूरे दिख जाते हैं पिक्चर में ऐसे? बिल्कुल आराम माउंट्स? से, बिल्कुल अच्छा। आराम से दिखाई देते हैं। बिल्कुल आराम से दिखाई देते हैं। देखिए मैं आपको अपनी माउस दिखाती हूँ। दिख रहे हैं मेरे माउस? तो समझ आ रहा है? ये देखिए, ये दोनों उठे हुए हैं, यस ये मैम। उठा हुआ है, ये उठा हुआ है। हम्म। ठीक है, वीनस तो इतना अच्छा नहीं है, मून देखिए, दिख रहा है? देख। मैं वंस वी प्रैक्टिस हमको ज्यादा और समझ में आएगा कि हाँ ऑब्वियसली कैसे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। चलिए दोनों हाथों के कंपैरेटिवली देखिए। आई थिंक राइट हैंड का ज्यादा कुछ प्रोमिनेंट सा लग रहा है क्या? हाँ जी, क्योंकि इसी में ज्यादा दिखाई देते हैं हम्म। इस वक्त। इसमें से अच्छा, चलिए आपको अगर समझ आ रहा है तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि कब एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं, तो ये क्वेश्चन ही बेकार है, अभी नहीं करना है। तो हमारे एक्टिव माउंट्स होते हैं, इनएक्टिव माउंट्स होते हैं। इससे हम, जैसे हमारी जो मेन दशा चल रही होती है, ज्यादातर देखा जाता है कि वही माउंट हमारे हाथ में एक्टिव है, और जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आ रहे होते हैं वो भी थोड़े थोड़े हमें एक्टिव इनएक्टिव दिखाई देते हैं। तो काफी हद तक आप उससे मिला सकते हैं। अभी तक कभी मैंने एस्ट्रोलॉजी मिलाकर देखने की कोशिश नहीं करी है, पर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई कि आप हाथ को देखकर कुंडली बनाने, एक बेसिक मेन लग्न कुंडली बना सकते मैम राहु जैसे केतु हम के भी पिक्चर, माउंट्स होते हैं? हैं। राहु के माउंट नहीं कहा, राहु केतु के माउंट नहीं होते हैं, पर प्रेजेंस है उनकी हाथ में। मैम जब जी। हम हाथ की फोटो ले रहे हैं तो हमको ऐसे रिलैक्स रखना है या ऐसे स्ट्रेच करके रखना रहता है, कैसे और जब माउंट्स हम देखने के लिए लेंगे, स्पेशली? अब मैं आपको एक बार अगर आपको हाथ लेने की पिक्चर लेनी है तो मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगे। पहले तो एक हाथ को नॉर्मल ऐसे रखेंगे, जैसे हम खोलते हैं तो हम नॉर्मल ऐसे खोलते हैं, जैसे आपने अभी मेरा हाथ देखा, ये खोला मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं एक पीछे से पिक्चर लूंगी, एक बार मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करके, 5-6 पिक्चर हमें चाहिए। एक बार मुझे ओह, थंब की पिक्चर चाहिए, ठीक है, और एक बार ऐसे बैक जब लेंगे तो नेल्स की भी पिक्चर चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दिस 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 ऑल। ओके। ठीक है, दोनों दोनों हाथों पे लेनी होगी मैम? दोनों हाथों।
तो उन्हीं हाथों के लगे ही हमसे। मैम नेल्स क्या बताते हैं? नेल्स तो हम नेल्स, चेंज कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में होते हैं। हाँ, नेल्स हम हमारे कंट्रोल में नहीं होते, पर नेल्स मेजरली हमारी हेल्थ कंडीशंस को बताते हैं। बट नेल्स की शेप आपके बेसिक नेचर में ही ऐड करते हैं। अब कुहू जी का हम मैसेज पढ़ लेते हैं। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली हम पामिस्ट्री में ही रेमेडीज पढ़ते हैं, और किसके लिए क्या जरूरी रेमेडीज हम करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, रेमेडीज करने के बाद अगर आपने उसे फेथफुली फॉलो किया तो लाइफ चेंज भी हो सकती है। जस्ट एक क्वेश्चन था, एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी का। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के हाथ में क्या देखेगी भाई, ये एस्ट्रोलॉजर होगा आज सही, अच्छा, ऐसा आप कोई बताइए, क्वेश्चन? एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे पहले जुपिटर की प्लेसमेंट देखते हो हम लोग? अच्छा, क्या मतलब क्या तो देखते हैं? पहली फिंगर। हाँ, पहली फिंगर दिखाई देती है, उसका माउंट दिखाई देता है। उसके माउंट के ऊपर स्क्वेयर्स बने होते हैं, वहां पर स्क्वायर के सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं। और कई बार ऑस्पिशियस सिंबल्स लाइक फिश या फ्लैग या ट्री भी दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि एक अच्छा हम एस्ट्रोलॉजर यहाँ देख रहे हैं, इस जगह इस पॉइंट पे देख रहे इस हैं। पॉइंट पे। अच्छा, मैम अभी तो कोई कुछ सिंबल समझ बना नहीं आ होगा। रहा। हाँ, कोई हमें बात नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं जो आप समझ में, अभी तो हम अभी तो जनरल पामिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। सब दिखेगा, सब दिखने हम लगेगा। यहाँ पे कोई सिंबल होगा, आप कह रहे हो यहाँ हाँ, पे कोई सिंबल? यहाँ पर इस वाले एरिया में सिंबल होगा, ये वाला। इस पूरे एरिया में एक सिंबल होगा। जैसे आपको बाद में दिखाई देगा, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा सा क्रॉस है, कम से कम 6 इसमें स्क्वायर बने हुए हैं। इस तरीके से काफी सारे सिंबल्स हैं जुपिटर के ऊपर, जो कोई कि भी शेप हो सकती, कोई भी शेप हो सकती, कोई भी देयर सिंबल। आर सर्टन साइंस एंड सिंबल्स, कुछ वेस्टर्न है कुछ इंडियन है। हम हर एक साइन एंड सिंबल को समझेंगे, उनके इम्पैक्ट्स को समझेंगे, कौन से पॉजिटिव सिंबल हैं कौन से नेगेटिव सिंबल्स हैं, उनके बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताऊं कि कोर्स में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। और अगर नहीं इंटरेस्टेड तो ये मैं होलसमली ये बताऊंगी कि हम पूरे सारे इवेंट्स तक पढ़ना सीखेंगे, और एवरी पॉसिबल चीजें जो केमिस्ट्री में है हम सबको इंक्लूड करें। मैम सो इंटरेस्टेड हैं, बता दीजिए डिटेल में करिकुलम। यस प्लीज। ओके, डिटेल में अगर आप करिकुलम के बारे में बात करती हैं तो सबसे पहले हम शेप ऑफ हैंड से शुरू शुरू करेंगे, उसको अच्छे तरीके से हम पर्सनालिटी को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद हम माउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंट्स के पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी फिंगर थंब को अलग अलग पढ़ेंगे। स्किन टाइप को समझेंगे, नेल टाइप को समझेंगे, नेल शेप को समझेंगे, हम ब्रेसलेट्स को समझेंगे। एक एक हर एक जो हमारी लाइन है उसको डिटेल में समझेंगे कि इस लाइन में साइंस एंड सिंबल्स होने से क्या मतलब पता चलता है, कब ये अच्छी है कब ये बुरी है। सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। जब ये हम पूरी बेसिक नॉलेज जब हम ले लेंगे, इसके बाद हम एक एक क्या बोलते हैं, लाइंस के बाद हम एक एक इवेंट्स के बारे में समझेंगे कि मैरिज को कैसे समझना है, या चाइल्ड बर्थ को कैसे समझना है, या इसके बाद करियर को कैसे समझना है, करियर कैसे जाएगा, कैसे आगे जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, नई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन ऐड हो जाएगा, पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी है। तो ये हर तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के मेजर इंडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कि कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं कि ये इंडिकेशन आ रही है तो कौन सी बीमारी की तरफ ये इंडिकेशन दे रही है। जहां तक कि आप बात करते हो कि आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो मैं बोलूंगी एक्यूरेसी इसकी 70-80% तक है, विच इज अ गुड परसेंटेज ऑफ द एक्यूरेसी। सिंस यू हैव एनी अदर टूल्स ऑल्सो, तो अगर आप उसके साथ मिला के देखोगे तो एक्यूरेसी आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी, आपको खुद ही उस चीज की पॉसिबिलिटी समझ आ जाएगी। दूसरी साइंसेस की तरह ही ये आने वाले इवेंट्स की के होने की संभावनाओं के बारे में बात करता है। इवेंट 100% होगा या नहीं होगा, ये टोटली गर्भ पर डिपेंड। पर ऑब्वियसली जैसे अब कोई चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत परेशान है और वो उसके लिए सारे एफर्ट कर ही रहा है, तो हाँ, तो अगर ये बताएगा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या इस टाइम पर पॉसिबिलिटी है, तो इवेंट वो आपके प्रेडिक्शन सही जाएगी। इसे एक गाइडेंस टूल की तरह लेते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान भी कर सकते। सो एनी अदर क्वेश्चन? मैम मैरिज का से है तो बता पाएंगे कि भाई कहाँ से, मतलब बॉय लोकल होगा बाहर से होगा, कि लव मैरिज होगी अरेंज होगी, ये सब बता सकते हैं? देखिए, लव मैरिज के इंडिकेशन, अरेंज मैरिज के इंडिकेशन दिखाई देते हैं, पर इतना डिटेल में कि कभी कभी इंडिकेशन दिखाई देते हैं, इतना डिटेल में कि वो विदेश से आएगा, वो छोटा होगा आपसे, जैसे आप उससे बता देते हो, इतनी डिटेल में हम नहीं।
नहीं बता पाएंगे। कुछ सर्टन हर एक चीज के थोड़े से लिमिटेशंस होते ही होते हैं। right. लेकिन हाँ, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीजों के बारे में, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इसको रिसर्च किया और वो बताते रहते हैं कि ये चीजें भी पता चल रही हैं, ऐसा हमने देखा। पर ये सारी अभी रिसर्च में अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं। अभी हम ये 100% नहीं कह सकते कि ऐसा होने से ऐसा हो ही रहा है, ये हमें दिखाई। ठीक है। दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन फॉर द पामिस्ट्री। आई होप आप लोगों के सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे। तो 2 लोगों ने एडमिशन ले रखा है और जो भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग वेलकम टू ज्वाइन। मैम इंटरेस्टेड तो है पर मॉर्निंग सूटेबल नहीं हो रहा है। चलिए, हम संगीता जी आपके लिए देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं जरूर आपको। अभी आपका ये बैच, एक ही बैच चल रहा है पामिस्ट्री अभी का? फिलहाल एक ही चल रहा है, हाँ जी। तो और अभी मैम फी आई थिंक आपका? मैम ये जामा कोल के साथ आई थिंक ओवरलैप कर रहे हैं ना शायद टाइमिंग। जामा कॉल तो मंडे को नहीं है, मंडे ट्यूसडे को, मंडे फ्राइडे को नहीं नहीं, है। सैटरडे संडे को है। दिस इज फ्राइडे मंडे और दिस इज फ्राइडे टू फ्राइडे। मंडे। नहीं नहीं, दिस इज फ्राइडे फ्राइडे मंडे। मंडे। फ्राइडे मंडे। हाँ, दिस इज नॉट ओवरलैपिंग। कोई भी क्लास हम मेरी और सर की ओवरलैप नहीं कर ओके। राइट नाउ, अभी नहीं करनी। तो ये फ्राइडे एंड मंडे, नॉट मैम फ्राइडे। कोर्स डिटेल्स बता दीजिए, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मुझे आइडिया नहीं है क्या है कोर्स और टाइमिंग्स, मतलब फीस और ड्यूरेशन सब मुझे नहीं आइडिया है। ओके, तो ये कोर्स जो है हम 17 to 18 क्लासेस में करेंगे। क्लासेस हर फ्राइडे और मंडे को सुबह 11 बजे होंगी। और इसकी फीस अभी वैसे 30,000 है, पर अभी डिस्काउंट में आपको 15,000 फीस मिल रही है। और ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी। जैसा हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं फी? ये वाली फीस तो वन टाइम अच्छा पेमेंट ही ठीक, रखी है। वन टाइम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो थैंक मच, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू।